स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं न्यायिक और अन्य विधि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों को। और अभी हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड न्यायिक सेवा के सिविल जज जूनियर डिवीज़न के प्री के प्रश्न पत्रों को। और अगर आपने मेरे इससे पहले वाली वीडियोस देखी हो तो मैंने 2019 का पेपर हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस कर लिया है और 18 का भी इंग्लिश में डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2018 का वही पेपर और हिंदी में इसको डिस्कस करेंगे। सो अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी न्यायिक और अन्य विधिक परीक्षाओं की तैयारी में, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रश्न पत्र आसानी से मिल जाएंगे और डिस्कशन के साथ ही मिल जाएंगे। यहाँ न्यायिक परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों का विस्तार में विश्लेषण करते हैं और उनके बारे में हम बताते हैं कि भाई ये यहाँ पर इस धारा में है, ये इस अनुच्छेद से आया हुआ है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। देखिए मेरे पास ये ए सीरीज़ का प्रश्न पत्र है। देखिए कुछ इस तरीके से आता है। 2 भाग होते हैं, भाग 1 में 50 और भाग 2 में 150। काले नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है इसमें आपने। और नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है? 1/4 ऋणात्मक मूल्यांकन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद द्वारा, सामान्य सभा द्वारा। सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी काउंसिल, सामान्य सभा मतलब जनरल असेंबली। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर सामान्य सभा के द्वारा या फिर एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। तो ये होगा स्वतंत्र रूप से, सामान्य सभा भी चुनेगी और सुरक्षा परिषद भी अपना अलग से चुनेगी, तब उसके बाद जो है ये डिसाइड करते हैं। तो डी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 8 किसका? यह दिया गया है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, मतलब स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 2। शारदा अधिनियम 1930 संबंधित है किससे? बाल विवाह से। बी इसका उत्तर रहेगा। और ये कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930 से। ये भी कभी कभी आ सकता है, सामान्य ज्ञान के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। अगला है प्रश्न 3। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को सदस्य माना जाएगा किसका? मानव अधिकार परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का, भारत के विधि आयोग का या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का माना जाएगा। और यही नहीं, जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ हैं और महिला आयोग है उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 4। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल की अधिकतम अवधि हो सकती है कितनी? 6 माह की। तो सी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 85 में। अगला प्रश्न 5। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन हो चुका है कितनी बारी? सिर्फ एक बार। कब हुआ था? जो कि 42वीं संशोधन से हुआ था। ठीक है, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 6। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होगा किसमें होता है? राष्ट्रपति में। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके अनुच्छेद 53 के 2 में। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 7। UNCHR, देखिए ये एक्चुअली क्या है? UNHCR है, यहाँ पर सी यहाँ पर आना चाहिए, उन्होंने गलत किया हुआ है। किससे संबंधित है? ये शरणार्थियों से, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो HCR यहाँ पर एच आना चाहिए, एच इधर आएगा और ये सी इधर आएगा। डी इसका उत्तर है। अगला है 8। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान अंत स्थापित किया गया था कौन से संशोधन से? तो ये था 91वां संशोधन, ठीक है, जो कि लागू हुआ था 2003 से। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 9। संविधान के भाग 4(1) में वर्णित मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। ए इसका उत्तर रहेगा। बहुत ही सामान्य प्रश्न है ये तो। और ये दिया कहाँ पर हुआ है? और ये दिया हुआ है अनुच्छेद 51 क में। अगला प्रश्न है 10। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है? सबसे फेमस केस है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 11। बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 प्रभावी हुआ कब से? 1 नवंबर 2016 से। ए इसका उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न है 12, उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर निम्नलिखित किस संस्था को बनाने का निर्णय किया है? तो ये क्या है? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 13, भारत में अभिलेख न्यायालय है कौन सा? क्या उच्चतम न्यायालय है केवल उच्च न्यायालय? दोनों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान कहाँ पर है? 129 में, और उच्च न्यायालय का 215 में, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 129। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 14, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 213 में। अगर ही राष्ट्रपति की होता तो 123 होता। ठीक है, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 15, डोकलाम विवाद किन दो राष्ट्रों के मध्य विवादित बिंदु रहा? भारत और चीन। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 16, माल एवं सेवा कर संपूर्ण भारत में लागू किया कौन से संवैधानिक संशोधन से आया था? ये 101 से। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 17, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पद को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया अधिकतम कितनी समयावधि के पूर्ण हो जानी चाहिए? रिक्त की तिथि से 6 माह में। तो सी इसका उत्तर रहेगा। और प्रावधान कहाँ है इसका? अनुच्छेद 62 के 2 में। सी इसका उत्तर है। अगला है 18, जनवरी 2018 में वैश्विक आर्थिक मंच की 5वीं वार्षिक बैठक निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुई? तो थी दावोस में। 2022 की भी होनी थी कहाँ पर? दावोस में ही जनवरी में होनी थी ये, लेकिन वो जो है स्थगित कर दी गई कोरोना की वजह से। ए इसका उत्तर है। अगला है 19, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि है 9 वर्ष, और ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 13 में। इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है 20, भारत के निम्न न्यायमूर्तियों में से किसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो वो न्यायमूर्ति तलवीर भंडारी। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 21, ईवीएम सूचक है किसका? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपकरण का। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 22, बहुचर्चित नाज फाउंडेशन बनाम एंड सिटी ऑफ दिल्ली के बाद में भारतीय दंड संहिता किस धारा की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? यह थी धारा 377। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला है 23, भारत में प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ कब से? 1979 से। 1979 से। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला है 24, 65वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। देखिए उस टाइम पर दिया गया था विलेज रॉक स्टार को। अब कौन से आ गए हैं? अब आ गया है 67वां फिल्म महोत्सव। उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? मरक्कर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया? 2 लोगों को दिया गया है। वो दिया गया है धनुष को असुरन के लिए, ठीक है, और मनोज वाजपेयी को भोंसले के लिए, ठीक है। और अभिनेत्री कौन रही इसमें? कंगना रनौत। अगला है 25, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है केवल साबित कदाचार के आधार पर, केवल असमर्थता के आधार पर, या भ्रष्टाचार के आधार पर? उपरोक्त ए और बी दोनों। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 26 जुलाई को निम्नलिखित रूप में मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस के रूप में। तो ए इसका उत्तर रहेगा। 26 प्रश्न पूछा 26 जुलाई के लिए। अगला है 27, सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? लद्दाख में। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 28, 2018 में राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में जीते हैं कौन? हरिवंश प्रताप सिंह। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 29, कंप्यूटर प्रोसेसर इन भागों से मिलकर बनता है। देखिए कीबोर्ड और हार्ड डिस्क जो है उसके एक्सटर्नल भाग मतलब बाहर वाले भाग हैं, अंदर के भाग नहीं है। तो कीबोर्ड देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो तीनों गलत हो गए। तो बचा क्या? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कैलकुलेशन करने के काम आती है, ठीक है। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 30, 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया कहाँ से? बीजापुर छत्तीसगढ़ से। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 31, फीफा वर्ल्ड 2018 का उपविजेता कौन है रहा? वो था क्रोएशिया। जीता कौन था? फ्रांस। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 32, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। बी इसका उत्तर है।
अगला प्रश्न 33, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित अधिकार को मान्य घोषित किया। राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार को, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 34, विधिक सहायता दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को ही। विधि दिवस और विधिक सहायता दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 35, उच्चतम न्यायालय के निम्न वाद में अभी निर्धारित किया है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 36, हलाला संबंधित है किससे? मुस्लिम महिलाओं से। क्या होता है हलाला? देखिए, एक मुस्लिम पति है, ऐच लिखते हैं इसको, और है उसकी मुस्लिम वाइफ, इसने दे दिया इसको तलाक, 3 बार कर दिया और डाइवोर्स हो गया। अब इसको अपनी गलती का एहसास हुआ, कहता है कि दोबारा शादी कर लेते। क्या कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। जो पत्नी है, मुस्लिम पत्नी, उसको किसी और से, जैसे हस्बैंड H2 से शादी करनी पड़ेगी। फिर जब वो उसको तलाक देगा तब ये जो है दोबारा इससे कर शादी कर पाएगी। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हलाला। यही इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 37, स्कर्वी रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से कारित होता है। विटामिन सी की कमी से, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 38, 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं कौन? रेखा शर्मा, आज भी यही हैं, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 39, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। वीपो बोलते हैं, वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, डी इसका उत्तर है। अगला है 40, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं है अंग, ठीक है। अब इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल जो है, इसके हेड कौन है? मतलब वो है गाय राइडर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी जो है जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुतारेस, ए इसका उत्तर है। अगला 41, निम्नलिखित देशों में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्पेन नहीं है, बाकी ये तीनों है, तो डी इसका उत्तर है। अगला है 42, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है? तो करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 43, किस तिथि में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 को, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 44, मवेशी पालन और डेयरी के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है ए धीरज राम कृष्ण ने, सो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 45, बसवा सागर बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 46, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा है कितनी? कोई सीमा नहीं है, सिर्फ न्यूनतम सीमा है। अगला 47, पंचायती राज भारत में निम्नलिखित वर्ष में लागू किया गया था? 1959 में, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 49, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कब बनाया गया था ये? 1862 में। अगला प्रश्न है 50, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस ऐतिहासिक निर्णय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे? वो था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, तो ए इसका उत्तर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने भाग 1 के 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जिसमें कि 150 प्रश्न आते हैं। तो भाग 2 की शुरुआत होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। प्रश्न 51 कहता है कि धारा 114A निम्नलिखित में से किस निर्णय के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन के बाद जोड़ी गई थी? तो ये था तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र राज्य, तो ए इसका उत्तर रहेगा। जो बोलते हैं ना मथुरा रेप केस, अगर आपने सुना हो तो ए इसका उत्तर है। अगला है 52, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं क्या? मौखिक साक्ष्य, कोई साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य? तो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, सी इसका उत्तर है। धारा 3 में ही लिखा हुआ है ये। अगला है 53, शिनाख्त कार्यवाही किस धारा के अधीन है? धारा 9, डी इसका उत्तर रहेगा। देखिए, यहाँ से जो है शुरू होता है संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है। प्रश्न 54 कहता है, अंतरण का दस्तावेज वैध रूप से अनुप्रमाणित होता है जबकि निष्पादक ने अपने परिवारजनों के समक्ष दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हों।
किसी व्यक्ति ने दस्तावेज उसकी उपस्थिति में लिखे जाने के तथ्य पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। एक व्यक्ति जिसने निष्पादक को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते देखा है और अपने हस्ताक्षर गवाह रूप में करता है। दस्तावेज दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित हों, जिन्होंने निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा हो और जिन्होंने निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हों। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला है प्रश्न 55। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति नहीं है? अचल मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी नहीं है? अचल संपत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया ऋण, एक झील, तालाब, सब है ये। क्या नहीं है? बी, पूजा का अधिकार जो मंदिर विशेष के संदर्भ में हो। बी इसका उत्तर रहेगा। और इसकी ये परिभाषा कहाँ पर लिखी हुई है? धारा 3 में। अगला 56। निम्न में से कौन एक अनुयोज्य दावा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोई ऋण जिसके लिए न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या फिर अचल संपत्ति के किराए की बकाया राशि का दावा। ठीक है, अनुयोज्य दावा हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ए, जो न्यायालय की डिक्री है तो फिर वो अनुयोज्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय ने एक बार जो डिसाइड कर दिया। ठीक है, अगला 57। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण में सम्मिलित है क्या? विभाजन, समर्पण, पारिवारिक समझौता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये है धारा 5 में। संपत्ति का अंतरण की परिभाषा दी गई है धारा 5 में। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 58 के अंतर निम्न में से किसी की संपत्ति के अंतरण हेतु वैध प्रतिफल के रूप में मान्यता नहीं है। नैसर्गिक प्रेम व स्नेह, चल संपत्ति, कालावधीय रूप में की जाने वाली सेवा, उपयुक्त सभी। तो वो है नैसर्गिक प्रेम व स्नेह। ए इसका उत्तर रहेगा। वो उसकी मान्यता नहीं है। ए इसका उत्तर है। अगला है 59। वह नियम जो पश्चातवर्ती बंधक ग्रहीता को अधिकृत करता है कि वो दो संपत्तियों के पूर्ववर्ती बंधक ग्रहीता को बाध्य कर सके कि वह पूर्विक बंधन ऋण को ऐसी संपत्ति से संतुष्ट कराए जो कि पश्चातवर्ती बंधक ग्रहीता के पास बंधक नहीं है। ऐसे नियम क्या कहते हैं? क्रम बंधन। उत्तर रहेगा इसका सी। और कहाँ पर दिया हुआ है? दिया हुआ है धारा 81 में। अगला प्रश्न है 60। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भार है क्या है? एक भार मात्र विधि की क्रिया से सृजित होता है, अचल संपत्ति पर सृजित होता है, सरबंदी अधिकार उत्पन्न करता है। भार के धावक व्यक्ति को भार के दिन संपत्ति अपने धन के संध्याय हेतु ले जाने का अधिकार है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बी, अचल संपत्ति पर ही सृजित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 61। पट्टे का पर्यवसान होता है कैसे? विलयन द्वारा, समर्पण द्वारा, अभ्यर्पण द्वारा, उपयुक्त सभी। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? धारा 111 में लिखा हुआ है इसके बारे में, पर्यवसान के बारे में। अगला है 62। में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, अब नहीं पूछा है। संचयन के लिए निर्देश, बंधक की ग्रहता की पट्टा करने की शक्ति, एक सह स्वामी द्वारा अंतरण, धन का विनियम। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। 120 में क्या दिया हुआ है? पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज टू एक्सचेंज। धन का विनियम कहाँ पर दिया हुआ है? दिया हुआ है 121 में। इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं हुआ? डी। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 63। अंतरण के कौन से प्रकार के लिए लिखित विलेख में दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाण को संपत्ति अंतरण अधिनियम में बाध्यकारी प्रावधानित किया गया है? वो किया गया है दान में। दान इसका उत्तर रहेगा। और दान कहाँ पर दिया हुआ? ये दिया हुआ 122 में। अगला है 64। वैधानिक रूप से एक दान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसका अदाता द्वारा प्रतिग्रहण ना कर लिया जाए। ऐसा प्रतिग्रहण होना चाहिए लिखित में अदाता द्वारा अथवा अदाता की ओर से दाता के जीवन काल में किया गया, तब तक किया गया जब तक कि दाता देने में समर्थ हो, दाता के जीवन काल में तथा तब तक किया गया जब तक कि दाता देने में समर्थ हो। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? डी। दाता के जीवन काल में तब तक किया जब तक वो समर्थ देने में। अगला प्रश्न है 65। निम्नलिखित में से कौन सा दान संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत वैध है? एक अवैसक को दिया गया दान, भावी संपत्ति का दान, मरणोपरांत प्रतिकृत दान, दान जिसका हेतु अतीक का अयुक्त संभोग हो। तो इसमें उत्तर रहेगा अवैसक को किया गया दान। आप अवैसक को दान कर सकते हैं लेकिन अवैसक दान नहीं कर सकता, तो इसमें ए उत्तर रहेगा। अगला है 66। अवैसक को किया गया पट्टा शून्य है। कैसे है शून्य? क्योंकि ये तो एक एग्रीमेंट हो गया ना, और माइनर जो है एग्रीमेंट, अवैसक जो है एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो ये शून्य है।
बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 67, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक जीवित व्यक्ति से अभिप्राय है केवल मनुष्य, केवल लिमिटेड कंपनी, भागीदारी फर्म, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी और ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है धारा 5 में, ठीक है, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 68, बंधककर्ता का मोचन का अधिकार इसके साथ समविस्तीर्ण है। बंधककर्ता का दस्तावेजों की जांच एवं प्रस्तुतिकरण के प्रति अधिकार, पूर्वबंध अथवा विक्रय का अधिकार, पृथकता अथवा एक साथ मोचन करने का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसमें उत्तर रहेगा पूर्वबंध एवं विक्रय का अधिकार, तो बी इसका उत्तर रहेगा। और कहाँ पर दिया गया? धारा 67 में। और ये मोचन का अधिकार कहाँ पर दिया गया है? 60 में। अगला प्रश्न 69, निम्न में से कौन विलक्षण बंधक की कोटि में आ सकता है? ए है केवल सशर्त विक्रय द्वारा भोग बंधक, केवल सादा भोग बंधक, दोनों। उत्तर रहेगा इसका सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है 70, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मकान का पट्टा किया जा सकता है केवल पंजीकृत विलेख द्वारा। ए इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है धारा 107 में। अगला है 71, शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उद्भव इस वाद से हुआ था, वो था कार्ल बनाम पामर। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 72, किसी व्यक्ति को एक ही समय में अनुमोदन एवं अस्वीकार करना अनुमत नहीं होता है। इस नियम ने निम्नलिखित में से किसे आधार प्रदान किया? निर्वाचन का सिद्धांत। सी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है? 35। अगला है 73, भारतीय शासन आइन की धारा 115 द्वारा घोषित विबंध का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन धाराओं में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है? तो वो है धारा 41 तथा 43। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 74, रामकुमार कुंडू बनाम मैक्वीन वाद संबंधित है किससे? वो है दृश्यमान स्वामी से, ऑस्टेंसिबल ओनर। धारा कौन सी है? 41। डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है 75, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पूर्वबंध का उपचार निम्न बंधकों में से किसमें उपलब्ध है? ये उपलब्ध है सशर्त विक्रय बंधन में, तो सी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है धारा 67 में ही, सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न 76, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है? जन्म लेने पर। उत्तर रहेगा इसका ए। और धारा कौन सी है? 20। अगला है 77, संपत्ति अंतरण की धारा 3 के अनुसार लिखित से अभिप्रेत है क्या? वसीयत लिखित या अवसीयत लिखित? तो अवसीयत लिखित, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 78, संपत्ति के अंतर्गत विक्रय अंतरण होता है विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में हित का, अचल संपत्ति में उपभोग के अधिकार का, स्वामित्व का। तो ये होता है विक्रय क्या? स्वामित्व का। और धारा कौन सी है? 54। 30 का उत्तर रहेगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया भारतीय दंड संहिता। प्रश्न है 79, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत कितनी परिस्थितियां गिनाई गई हैं जिनके अंतर्गत दोष मानव वध हत्या है? तो वो है 4। उत्तर रहेगा सी। और अपवाद कितने हैं? वो है 5। अगर अपवाद पूछे तो 5 है। अगला है 80, ए बी को घोर उपहति कारित करने के आशय से बी के घर में प्रवेश करता है किंतु पाता है कि बी घर में नहीं है। ए द्वारा कौन सा अपराध किया गया? तो वो किया गया गृह भेदन। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है धारा 442 में। अगला प्रश्न है 81, के अंतर्गत शरीर एवं संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का आक्रामक की मृत्यु कारित की जा सकती है? वो है 100 एवं 103 में। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 82, किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरण का प्रावधान है? दुष्प्रेरण कितने में है? 107 में। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 83, एक्स रास्ते में वाई से मिलता है, वाई एक खतरनाक चाकू एक्स को दिखाता है और उसकी घड़ी की मांग करता है। एक्स अपनी घड़ी वाई को दे देता है, तो क्या किया उसने? अपराध, लूट का अपराध किया है। और धारा कौन सी है लूट की? 390। अगला प्रश्न है 84, धारा 379 चोरी के अपराध को परिभाषित करती है। चोरी के अपराध दंड प्रावधान है, तो दंड का प्रावधान है परिभाषित कितने में है? 378 में। 379, 20 का उत्तर है। अगला प्रश्न 85, लूट के अपराध में सम्मिलित है क्या? चोरी, उद्यापन, दोनों। सी इसका उत्तर रहेगा। और ये 390 में ही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 86, प्रसिद्ध वाद आर बनाम गोविंदा में अभियुक्त गोविंदा को किस अपराध के लिए दंडित किया गया था? वो किया गया सदोष मानव वध के लिए, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 87, जब ये व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, यदि किसी की हत्या का प्रयास करता है और उस व्यक्ति को उपहति कारित होती है तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा या फिर किया जा सकता है? तो किया जा सकता है में बी। और एक कहाँ पर लिखा हुआ है? 307 में लिखा हुआ है, जहाँ पर मानव हत्या का प्रयास है वहीं पर ये लिखा हुआ है।
अगला प्रश्न है 88, कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है? चल संपत्ति मूवेबल होना चाहिए, उस संपत्ति का कब्जा, उस संपत्ति का स्वामित्व। स्वामित्व जो है वो आवश्यक तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वामी भी खुद के सामान को चोरी कर सकता है। मान लीजिए उसने किसी के पास गिरवी रख दिया कुछ सामान, उससे वो पैसे ले लिए और बाद में उसको वो चुरा के ले आता है, तो वो चोरी हो गई। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 89, अभिरक्षा में बलात्कार का दंड का प्रावधान है। कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं परंतु आजीवन कारावास हो सकेगा एवं जुर्माना भी देय होगा। तो 20 का उत्तर रहेगा। कहाँ पर दिया हुआ है? 376 के 2 में। अगला 90, अमल का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति करने पर न्यूनतम दंड कितना है? न्यूनतम है जुर्माने के साथ 10 वर्ष का कारावास। उत्तर रहेगा बी। और एक कहाँ पर लिखा हुआ है? लिखा हुआ है धारा 326 क में। अगला प्रश्न है 91, एक्स एवं वाई झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है जिसमें दोनों को शारीरिक चोट लगती है। वाई को अधिक घोर उपहति होती है और 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक्स दायी होगा किसका? घोर उपहति कारित करने का, हत्या करने का, सदोष मानव वध का। होगा सदोष मानव वध करने का। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 92, कौन सी धारा मृत्यु कारित करने या पीड़िता के सतत विनाशक स्थिति में परिणामित होने के दंड का प्रावधान करती है? तो वो है 376 का। उत्तर रहेगा ए। अगला है 93, धारा 84 में कौन सी अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है? पागलपन, मानसिक बीमारी, चित्त विकृति, उन्मुक्तता। वो की हुई चित्त विकृति। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 94, के दिन आपराधिक मानहानि के कितने अपवादों का प्रावधान किया गया है? 10। उत्तर रहेगा डी। धारा कौन सी है? 499। अगला है 95, सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है कितने में? 23 में। 22 में क्या है? चल संपत्ति। 24 में क्या है? बेईमानी से। 27 में क्या है? पत्नी, लिपिक एवं नौकर के पास संपत्ति रखवाई है वो। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला है 96, कौन सा प्रावधान मैकनॉटन नियम पर आधारित है? देखिए यही अभी यहाँ से पूछा गया 84 और यही यहाँ पे पूछ लिया गया अभी 84। इसका उत्तर रहेगा। अगला 97, कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? वो है 159। 146 में क्या है? बलवा। 148 में है घातक आयुध से युक्त होकर बलवा करना। 160 में क्या है? दंगा के लिए दंड। सी इसका उत्तर है। अगला है 98, कौन सी धारा मिथ्या दस्तावेज रचना को परिभाषित करती है? तो वो है धारा 464। सी इसका उत्तर रहेगा। 465 में क्या है? कूट रचना के लिए दंड। 466 में क्या है? कोर्ट के कागजों की कूट रचना। और 467 में क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति या बिल उसकी कूट रचना करना, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 99, ए महिला महाविद्यालय के गेट के पास खड़ा होकर अश्लील गाने गाता है। कौन सा अपराध किया उसने? उसने किया एक अश्लील कार्य। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 100, मानव को अन्य मानव द्वारा मृत्यु कारित किया जाना कहा जाता है? मानव वध। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 101, कौन सा प्रावधान मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान पर अवचार को दंडित करता है? तो वो है धारा 510। और सजा कितनी होती है इसमें? 24 घंटे की और 10 रुपया जो है फाइन भी लग सकता है। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 102, कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है? वो दिया गया धारा 39 में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 103, किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? तो वो है धारा 279। ए इसका उत्तर रहेगा। अब यहाँ शुरू हो गया क्या? सिविल प्रक्रिया संहिता। ठीक है। प्रश्न 104, रेस सब जुडाइस न्यायाधीन शब्दावली से अभिप्राय है क्या? अपील पर रोक, वाद पर रोक, आवेदन पर रोक, निष्पादन पर रोक। तो वाद पर रोक हो गई। बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? प्रावधान कहाँ पर है? धारा 10 में। अगला प्रश्न 105, प्लीडर को परिभाषित किया गया है कितने में? वो किया गया है 2:15 में। 2:7 में भी जो है प्लीडर है पर सरकारी प्लीडर है वो वहाँ पर। अगला प्रश्न 106, कौन सी धारा आदेश को परिभाषित करती है? आदेश कहाँ पर दिया गया है? वो दिया गया है धारा 2:14 में। तरेगा सी। 2:9 में क्या है? निर्णय। 2:2 में क्या है? डिक्री। 2:10 में क्या है? 2:10 में है निर्णित ऋणी। उत्तर है इसका सी। अगला 107, कौन सी धारा दीवानी न्यायालय के धनीय अधिकारिता से संबंधित? धारा 6। उत्तर है सी। अगला 108, धारा 115 प्रावधान करती है किसका? करती है पुनरीक्षण का। निर्देश कहाँ पर है? 113 में। पुनर्विलोकन है 114 में या 115। ठीक है, यही इसका उत्तर रहेगा। अगला है 109, सिविल प्रक्रिया संहिता कौन सा प्रावधान कहता है कि व्यक्ति समान हित के लिए सबकी तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है? तो वो है आदेश 1 नियम 8। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला 110, की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जाएंगे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में? तो बी इसका उत्तर रहेगा।
अगला 111, किस धारा में अंतकालीन लाभ की परिभाषा दी गई है? वो दी गई है 2.12 में। 2.4 में क्या है? 2.4 में दिया हुआ है जिला की परिभाषा। 2.14 में क्या है? आदेश। और 2.6 में क्या है? विदेशी निर्णय। अगला प्रश्न 112, प्रांग न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है? वो है इंटस रिपब्लिका असित फिनिस लिथियम, मतलब एक देश का भला जितने विवाद है उनको निपटाने में ही है। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 113, एक डिक्री निष्पादित कराई जा सकती है तहसीलदार द्वारा, कलेक्टर द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा, या तो उसे पारित करने वाला न्यायालय या अथवा जिसके पास भेजी गई है। तो ये है उत्तर इसका डी। धारा कहाँ लिखा हुआ है? 38 में। अगला 114, मुजरा एवं प्रतिवादा से संबंधित उपबंध निम्नलिखित आदेशों में किसमें अंतर्निर्दिष्ट है? तो वो है आदेश 8। मुजरा मतलब सेट ऑफ, प्रतिदावा काउंटर क्लेम। ठीक है। अगला प्रश्न 115, लिखित कथन का अर्थ है वादी के वाद का प्रतिवादी द्वारा उत्तर, प्रतिवादी के वाद का वादी द्वारा उत्तर, वादी का वाद, प्रतिवादी का वाद। लिखित कथन मतलब रिटर्न स्टेटमेंट। आदेश 8 ही रहेगा इसमें भी। ठीक है। और क्या होता है? वादी के वाद का प्रतिवादी द्वारा उत्तर, तो ये है उत्तर इसका ए। अगला 116, जहाँ व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है, यह मामला है असंयोजन का। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 117, की धारा 80 के प्रावधान अज्ञापक है, निर्देशात्मक है, विवेकाधीन है? अज्ञापक है, मैंडेटरी है। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 118, कौन सा शपथ पत्र से संबंधित है? आदेश 19। 26 में क्या है? कमीशन। 17 में क्या है? स्थगन। 39 में क्या है? अस्थायी व्यादेश एवं अंतर्वर्ती आदेश। ठीक है। 20 का उत्तर है। अगला 119, धारा 25 निम्न में से किसका प्रावधान करती है? वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय शक्ति का। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 120, धारा 80 के अंतर्गत सूचना जब वह रेलवे से संबंधित है तो निम्न में से किस पर तामील की जाएगी? रेल के महाप्रबंधक को। उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न 121, जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान निर्धारण होगा। कब होगा? तो वह है धारा 18 में। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न 122, निम्न धाराओं में से किनमें लोक खैरात से संबंधित वादों का प्रावधान है? तो वो है 92 और 93 में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 123, धारा 152 न्यायालयों के निर्णय डिक्रियों का आदेश का संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो संबंधित है किससे? केवल लेखन व गणित संबंधित भूलों से या फिर केवल आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न होने वाली त्रुटि से? तो दोनों होंगे। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 124, कौन से आदेश व नियम विवादकों की विरचना का प्रावधान करते हैं? विवादक क्या होता है बताओ? ये है आदेश 14 नियम 1। उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न है 125, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के नियम माध्यमों में से कौन सा सिविल की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है? मध्यस्थम है, वार्ता, सुलह, मध्यस्थता। वार्ता नहीं है, तो बी इसका उत्तर रहेगा। वार्ता मतलब नेगोशिएशन, सुलह मतलब कंसिलिएशन। ठीक है। अगला 126, के निम्न में से किस प्रावधान में आणविक प्रांग न्याय की व्याख्या की गई है? तो वो है धारा 11 स्पष्टीकरण 4। 20 का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 127, किस धारा के अंतर्गत वाद पत्र का निरस्तीकरण बताया गया है? तो वो है आदेश 7 नियम 11। ये 2019 में भी पूछा गया है, उसमें अंदर जो एक क्लॉजेज है वो पूछ ली थी। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला 128, किस धारा में कैविएट दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है? वो है 148 कै। और कितने दिन के लिए कर सकते हैं? 90 दिन के लिए। अब यहाँ से शुरू हो गया हिंदू विधि, हिंदू लॉ। प्रश्न 129, द्विविवाह कारित होगा यदि पश्चातवर्ती विवाह वैध है। पहला वैध होगा तभी तो बोलेंगे हाँ भी द्विविवाह किया है। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 130, हिंदू विभाजन के धारा 5 खंड 3 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान निम्न में से किस धारा में किया गया है? और धारा कै में। उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न 131, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में वर्ग 1 में पुत्र सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं? सौतेला पुत्र नहीं आता। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 132, हिंदू विभाजन के अंतर्गत कौन सा शून्यकरण विवाह का आधार नहीं है? हो सकता है चित्त विकृति है, बल प्रयोग या कपट है, द्विविवाह। तो द्विविवाह नहीं है। डी इसका उत्तर रहेगा। देखिए शून्यकरणीय विवाह कहाँ पर दिया गया? धारा 12 में। देखिए द्विविवाह जो है धारा 12 में नहीं लिखा हुआ, ये खंड 5 धारा 5 के जो खंड लिखे हुए हैं वहां पर लिखा हुआ है कि दूसरा विवाह नहीं किया होना चाहिए। तो वहां से ये घुमा के प्रश्न लिया हुआ है, सीधा प्रश्न नहीं है, कंफ्यूज कर सकता है आपको।
उत्तर इसका डी। अगला प्रश्न 133, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के लिए संस्कार का प्रावधान है? संस्कार कहाँ पर दिए गए हैं, सेरेमनीज? तो वो है धारा 7 में। उत्तर रहेगा इसका बी। धारा 8 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराना है शादी का। ठीक है, 8 कुछ नहीं है, 6 भी जो है डिलीट कर दिया गया है। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न 134, किस धारा में शून्य विवाह का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है धारा 11 में। उत्तर रहेगा सी। 10 में क्या है? जुडिशियल सेपरेशन। 13 में डाइवोर्स के, तलाक के ग्राउंड हैं, विवाह विच्छेद के। ठीक है, इसमें 12 में क्या है? वॉइडेबल, मतलब शून्यकरणीय विवाह। इसका उत्तर रहेगा सी। अगला है 135, कौन सी धारा पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद से संबंधित है? तो वह है धारा 13 ख। उत्तर रहेगा बी। अगला है 136, कौन प्रसिद्ध कृति मिताक्षरा के लेखक हैं? ये है विज्ञानेश्वर। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 137, जिमुतवाहन अपनी इस कृति के लिए जाने जाते हैं? दयाभाग। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 138, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 लागू होती है केवल चल संपत्ति पर, अचल पर, चल और अचल दोनों पर, चिर भोगाधिकार पर? तो ये है चल और अचल संपत्ति दोनों पर। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 139, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की अधोलिखित कौन सी धारा हिंदू महिला को बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है? तो वो है धारा 8। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न है 140, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षता अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अप्राप्तव्यय का नैसर्गिक संरक्षण कौन है? तो वह माता पिता दोनों मामले के अनुसार। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न 141, निम्न वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देशित किया है कि सभी व्यक्तियों किसी धर्म में हो के विवाह का उनके राज्य में पंजीकरण हो जहां विवाह संपादित हुआ हो, यदि वह भारत के नागरिक हैं। तो वो है सीमा बनाम अश्वनी कुमार। उत्तर रहेगा इसका ए। अब यहाँ से शुरू हो गया मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि। प्रश्न 142, तुहर से अभिप्रेत है? क्या होता तुहर? इद्दत की अवधि नहीं। दो रजोधर्म की अवधि, विवाह की तिथि, दो रजोधर्म के मध्य की अवधि। तो दो रजोधर्म के मध्य की अवधि। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 143, मुस्लिम विधि में निम्न में कौन सा सर्वाधिक अनुमोदित तलाक है? तो वो है तलाक ए हसन। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 144, सुन्नी पुरुष का किसी संप्रदाय की मुस्लिम महिला से विवाह है क्या? वैध है। सुन्नी में है तो मुस्लिम से ही कर रहा है, वैध होगा। उत्तर रहेगा ए। अगला है 145, कौन सुन्नी विधि की एक शाखा नहीं है? तो वो नहीं है मुताजिला। ये भी मुताजिला जो है सुन्नी और शिया की तरह अलग से ही है। अगला प्रश्न 146, हिजानत के अर्थ हैं केवल बच्चे पर माता की अभिरक्षा, केवल बच्चे पर पिता की अभिरक्षा, बच्चे पर भाई की अभिरक्षा। डी, ए और बी दोनों। डी इसका उत्तर रहेगा, माता पिता की अभिरक्षा। अगला प्रश्न 147, एक मुस्लिम पति तलाक के लिए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वाद दायर कर सकती है यदि उसका पति उन्मत्त रहा हो 2 वर्ष तक। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 148, एक मुस्लिम पत्नी अपना मेहर कब त्याग कर सकती है? जब वह अवयस्क है नहीं, 18-21 उम्र नहीं, जब वह यौवनागम को प्राप्त कर ली है। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 149, मुस्लिम विधि में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान कुछ परिस्थितियों अथवा शर्तों को छोड़कर होता है शून्य। देखिए यहाँ शून्य कैसे हो, देखिए लिखा ना, कुछ शर्तों को छोड़कर होता, मतलब किसी ऑप्शन में कि भाई वो 6 महीने में पैदा हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो वैध हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, यहाँ लिखा है छोड़कर, तो छोड़कर मतलब कि जनरली पूछ रहे हैं तो शून्य रहेगा। अगला है 150, कौन सा वक्फ का विधिक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? सार्वभौमिकता। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 151, शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का वाद संबंधित है किससे? तिहरे तिलाक से। उत्तर रहेगा ए। अगला है 152, एक अधर्मज मुस्लिम बच्चे की संरक्षता होती है किसके पास? माता के पास। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 153, इद्दत के दौरान विवाह क्या होता है? फासीद है। बी इसका उत्तर रहेगा। अब यहाँ से शुरू हो गई दंड प्रक्रिया संहिता CRPC। प्रश्न है 154, किस धारा में यह बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप किए जाएंगे? तो यह धारा 4। उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है 155, किस धारा में यह व्यवस्था की गई कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकता है? तो वह धारा 6। उत्तर रहेगा ए। अगला है प्रश्न 156, कि जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है राज्य सरकार को। उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न है 157, सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा?
तो वो करता है उच्च न्यायालय, तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 158, जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? तो करेगा उच्च न्यायालय, उत्तर रहेगा इसका बी। कहाँ दिया गया? ये दिया गया धारा 12 में। अगला प्रश्न है 159, एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? तो ये होते हैं 4 वर्ग के, उत्तर रहेगा इसका सी, धारा 6 में लिखा हुआ है ये। अगला 160, उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता है? कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, कोई भी दे सकते हैं, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 161, पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? केवल संज्ञेय अपराध के मामले में सशस्त्र सेना का भगोड़ा, केवल उद्घोषित अपराधी, उपरोक्त सभी, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 162, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा कारावास की अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? वो है 7 वर्ष की, लिखा हुआ है कहाँ पर? धारा 29 में। अगला प्रश्न 163, डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य नामक प्रसिद्ध वाद में किसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए थे? वो दिए गए थे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 164, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण संबंधी मामले निम्न में से किस न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाएंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 165, एक आपराधिक मामले में किस स्तर तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संस्कृति का कथन दर्ज किया जा सकता है? अन्वेषण के समय, जांच के समय, विचारण के समय, मामले में किसी स्तर पर? तो सिर्फ अन्वेषण के समय हो सकता है, ए इसका उत्तर रहेगा। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, विचारण मतलब ट्रायल, जांच मतलब इंक्वायरी। अगला प्रश्न 166, 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के घटित होने के समय संबंधित सूचना कौन दे सकता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी दे दो भाई, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 167 में सुसंगत प्रक्रिया कहाँ दी गई है ऐसे मामले में जब 24 घंटों के अंदर अन्वेषण पूर्ण ना हो पाया हो? 167 में, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 168, किस धारा के अंदर भारत के बाहर कारित किए गए अपराधों के संबंध में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बताया गया है? वो बताया गया है धारा 188 में, उत्तर रहेगा इसका डी। 177 में क्या है? जहाँ पर सामान्य मामले कहाँ जाएंगे, ठीक है। 183 में क्या है? जहाँ पर कोई जर्नी मतलब यात्रा के समय कोई अपराध किया हो तो वो कहाँ पर जाएगा। 179 में क्या है? आपने अपराध कहीं और कारित किया और उसका जो परिणाम है वो कहीं और पारित हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न 169, मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों के संज्ञान लिए जाने के कौन से तरीके दिए गए हैं? केवल परिपाद प्राप्त किए जाने पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस रिपोर्ट की अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर, उपरोक्त सभी। तो ये है उपरोक्त सभी, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 170, कौन सी धारा सत्र न्यायालयों को अपराधों को आरंभिक अधिकारिता के रूप में संज्ञान लेने से रोकती है जब तक वह मामला किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा ना गया हो? तो वो है धारा 193, उत्तर रहेगा इसका ए। अगला 171, कौन सा वाद अग्रिम जमानत के सिद्धांतों से संबंधित है? तो वह है गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य, उत्तर रहेगा बी। अगला प्रश्न 172, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अवधारणा से संबंधित है कि अगर व्यक्ति का विचारण किया गया है तथा उसे एक अपराध के लिए दोष मुक्त अथवा दोष सिद्ध कर दिया गया तब उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जा सकता? तो वो है अनुच्छेद 20 के 2 में, तो सी इसका उत्तर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? डबल जीओपार्डी। और ये सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है धारा 300 में। तो धारा 300 पूछने के बजाय उन्होंने यहाँ पर ये संविधान का प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला 173, किस उपबंध के अंतर्गत अभियुक्त को राज्य के खर्चे पर विधिक सहायता अनुमय कराई गई है? तो वो है धारा 304 में, उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न 174 के अंतर्गत निम्न में किसे न्यायालय की भाषा के संदर्भ में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो है राज्य सरकार। और ये धारा कौन सी है? 272, उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न है 175 कि किस उपबंध में यह कहा गया कि एक अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा तथा बचाव के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा? तो वह धारा 315, उत्तर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है 176 के अनुसार आरोप का निर्धारण कौन कर सकेगा? केवल न्यायालय, ए इसका उत्तर रहेगा। और आरोप कहाँ पर दिए गए हैं? 211 से शुरू होता है ये, ठीक है। क्या क्या होगा आरोप में? तो वो 211 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 177, संक्षिप्त विचारण में न्यायालय किस विचारण प्रक्रिया का अनुसरण करेगी? तो वो है समन विचारण प्रक्रिया का। और ये कहाँ पर लिखा गया है? धारा 262 के 1 में ही लिखा गया है ये, ठीक है। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 178, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अपराधियों को अच्छे आचरण पर परिवीक्षा पर छोड़े जाने से संबंधित है? वो है धारा 360, उत्तर रहेगा इसका डी। और देखिए यहाँ शुरू हो गया क्या? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ, साक्ष्य स्टार्ट हो गया, यहाँ से शुरू हो गया। प्रश्न 179, निम्न वादों में से कौन सा संस्कृति से संबंधित नहीं है?
पुलकरी कोटैया है, उत्तर प्रदेश बनाम देवन उपाध्याय है, मुंबई बनाम काठी कालू है, टीजे पनन नहीं है। ये किससे संबंधित है? पति पत्नी की जो बातचीत होती है उससे संबंधित है ये। अगला प्रश्न 180, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रति परीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकेंगे का प्राविधान करती है? वह धारा 146, उत्तर रहेगा ए। अगला प्रश्न 181, कौन सी धाराएं प्लीडर की वृत्तिक सूचनाओं से संबंधित है? तो वह धारा 126 और 127, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 182, सबूत के भार से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, कहाँ पर दिए गए हैं? 101 से 114 ए में, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 183 की धारा 6 संबंधित है किससे? एक ही जिम्मेवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति से, ए इसका उत्तर रहेगा। और इसको बोलते हैं ना रेस जेस्टे, धारा 6 में है। अगला 184, धारा 133 संबंधित है सह अपराधी से, बी इसका उत्तर रहेगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अकम्पलिस। अगला 185, किस धारा में दहेज मृत्यु की अवधारणा दी गई है? 113 बी में, उत्तर रहेगा डी। अगला प्रश्न 186, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद संबंधित है किससे? रजिस्ट्रे से, अन्यत्र उपस्थित होने से, स्वीकृति से, सह अपराधी से, तो अन्यत्र उपस्थित होने से, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 187, शिनाख्त परेड से संबंधित महत्वपूर्ण वाद, वो है रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य, उत्तर रहेगा ए। अगला 188, किसे प्राथमिक साक्ष्य कहा जाएगा? मूल का छायाचित्र, प्रमाणित प्रति, किसी दस्तावेज का मौखिक वृत्तांत, हस्तलिखित पत्र, तो हस्तलिखित पत्र। और प्राथमिक साक्ष्य कहाँ दिया हुआ है? धारा 62 में, उत्तर रहेगा इसका डी। अगला प्रश्न 189 की धारा 85 सी के अंतर्गत न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र के सही होने की उपधारणा कर सकेगा, करेगा, नहीं करेगा? नहीं कर सकेगा। तो यह करेगा मतलब मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। शैल, कर सकेगा मतलब में, कर सकता है। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 190, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न धाराओं में से किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 92 तथा अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया है? तो वो है 67 का, उत्तर रहेगा इसका सी। अगर आप अपने बेयर एक्ट में देखें तो नीचे जो लिखे होते हैं, नीचे वहाँ पर 1, 2, वहाँ देखिए ये पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, पूरा ऐसे कैसे 92 धारा 92 तथा अनुसूची 2 से जोड़ा गया है। तो ये वहाँ से भी ले लिया है ये प्रश्न, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 191 के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं प्रति परीक्षा में, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 192 के अधीन न्यायाधीश के प्रश्न पूछने एवं दस्तावेज वस्तु को न्यायालय में पेश करने की शक्ति का प्राविधान किया गया है 165 में, तो उत्तर रहेगा डी। अगला 193 के अधीन विबंध का कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है? इच्छा द्वारा, विलेख द्वारा, आचरण द्वारा, अभिलेख द्वारा, तो इच्छा द्वारा नहीं है। तो विबंध कितने में दिया हुआ है? और धारा 115 में, ए इसका उत्तर है। अगला 194 की धारा 112 में प्रावधान है जीवन की उपधारणा का, नहीं, विवाह की उपधारणा का, नो, धर्मजत्व की उपधारणा का। धर्मजत्व मतलब लेजिटिमेसी, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 195 की कौन सी धारा पति पत्नी विधि में एक व्यक्ति होते हैं के सिद्धांत का प्रतिबंध हटाती है? तो वो है धारा 120, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 196 के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा? तो वह धारा 136, 20 का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 197 कौन सा वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) से सीधे संबंधित है? तो वह पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 198 पक्षद्रोही साक्षी की चर्चा की गई है 154 में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 199 क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला वाद संबंधित है किससे? मृत्युकालिक कथन से, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 200 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सही विकल्प चुनिए। तो न्यायिक अपेक्षा कहाँ पर दी हुई है? ये दी हुई है धारा 57 में, ठीक है, ये गलत है। स्वीकृति कहाँ पर है? धारा 17 में। सह अपराधी कहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया 133 में, तो ये भी गलत हो गया। निजी दस्तावेज 75 में, तो ठीक क्या है? बी इसका उत्तर रहेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन का 2018 का प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई कमेंट, कोई एडवाइस हो, आप कोई सलाह देना चाहते हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।